नमस्कार दोस्तों। बीएसटीसी 2024 से संबंधित राजस्थान जीके की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो ये हमारी क्लास जो होने वाली है सुपर फास्ट रिवीजन क्लास होने वाली है और इस क्लास में हम 25 प्रश्नों की बात करेंगे और 25 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना। और बात करते हैं हमारे 30 जून के पेपर से संबंधित राजस्थान जीके के बारे में। और पेपर बहुत नज़दीक है, इसके लिए हम रिवीजन क्लास हैं और मैराथन क्लास होने वाली है। जल्दी से हम 25 प्रश्नों की बात करते हैं। तो बात करते हैं 26वें प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 26वां, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली मतलब कि शासक और चित्रकला शैली दी हुई है और सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न पूछा है कौन सा शासक और सही सुमेलित नहीं है। बात करते हैं अनूप सिंह बीकानेर से संबंधित, राज सिंह प्रथम नाथद्वारा, सावंत सिंह किशनगढ़, विजय सिंह देवगढ़। कौन से शासक जो हैं वो चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। तो बात हो जाएगी हमारे राज सिंह प्रथम जो नाथद्वारा शैली से सही है, सावंत सिंह किशनगढ़ शैली से सही है, विजय सिंह देवगढ़ शैली से सही है। बात हो जाएगी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अनूप सिंह जो है वो बीकानेर से संबंधित नहीं थे, ये हमारे चित्रकला शैली से संबंधित नहीं थे। सावंत सिंह के समय जो नागरी दास था, नागरी दास, उसने बनीठनी का चित्रण किया था। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति का नहीं है। तो आंसर कमेंट कीजिए। कालबेलियों के नृत्य, 4 नृत्य जो हैं वो प्रसिद्ध है कालबेलिया जाति के, और इसके लिए एक ट्रिक भी चलती है बाईपास, आप सभी को पता होगा इसके लिए ट्रिक चलती है बाईपास। बात शंकरिया नृत्य, चरी नृत्य, पनिहारी नृत्य, इंडोनी नृत्य। कौन सा कालबेलिया नृत्य नहीं है? बांगड़िया। एक तो हो गया, वैसे तो हो गया बांगड़िया, और ई से हो गया इंडोनी, और पा से हो गया पनिहारी, पनिहारी, और स से हो गया शंकरिया। तो कौन सा नहीं है? तो शंकरिया तो हमारे हो गया कालबेलियों का, पनिहारी भी हैं, इंडोनी भी हैं। चरी नृत्य ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चरी नृत्य जो है कालबेलिया जाति का नहीं है, और किस जाति का नृत्य है? गुर्जर जाति का, गुर्जर जाति का नृत्य है। इसकी बात करें तो ये चरी नृत्य जो है इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है फल्गुबाई, फल्गुबाई, फल्गुबाई जो है वो चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। अगला प्रश्न, 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न क्या है? वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, कच्ची घोड़ी नृत्य जो है इसमें बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? आंसर कमेंट कीजिए। कामयाचा, अलगोजा, झांझ, सुरनई। तो कच्ची घोड़ी नृत्य जो है किस क्षेत्र का नीचे है? नृत्य है शेखावटी, शेखावटी क्षेत्र का है। और इसकी बात करें तो एक प्रकार का व्यावसायिक नृत्य है। ये प्रश्न भी पूछा गया है किस प्रकार का नृत्य है? व्यावसायिक नृत्य है। कौन सा यंत्र, वाद्य यंत्र यूज किया जाता है? तो कामयाचा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कामयाचा वाद्य यंत्र कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। अगला प्रश्न, 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न क्या है? चार बेद कहाँ का लोकनाट्य है? चार बेद लोकनाट्य जो है वो कहाँ का लोकनाट्य है? भरतपुर, जयपुर, टोंक, जालौर। तो चार बेद लोकनाट्य की बात हो रही है, कहाँ का लोकनाट्य है? टोंक का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चार बेद जो है वो टोंक का लोकनाट्य है। प्रश्न पूछा गया है चार बेद लोकनाट्य के लिए, प्रश्न पूछा गया है मेव जाति द्वारा किया जाता है, मेव जाति द्वारा। अगला प्रश्न, 30वां प्रश्न। 30वें प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान में ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ग्रीष्म महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में, पुष्कर में, जोधपुर में, माउंट आबू में। राजस्थान में ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ग्रीष्म महोत्सव हो जाएगा माउंट आबू में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ग्रीष्म महोत्सव मनाया जाता है माउंट आबू में। महोत्सव की बात करें तो जयपुर में, जयपुर में जो है वो मतलब कि जयपुर में गधों का मेला पड़ता है, गधों का मेला पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। पुष्कर, पुष्कर अजमेर जो है यहाँ पर कार्तिक पशु मेला पड़ता है, कार्तिक पशु मेला पड़ता है, इंपॉर्टेंट पशु मेला है। और पुष्कर में जो है वो जन मेला भी पड़ता है। कार्तिक मेला जो पड़ता है वो मतलब कि मानवों में, मतलब मनुष्यों में सबसे बड़ा मेला है, मतलब कि सबसे ज़्यादा लोग भाग लेते हैं, और पशुओं में भी सबसे ज़्यादा संख्या में भाग लेते हैं। जोधपुर, जोधपुर में जो है वो कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव या मरुस्थल महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न है, तो ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम क्या है? पहली बात तो ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और जयपुर जो है इसके शिल्पकार का नाम क्या है? राकेश गोदा, अनुराधा जहांगीर, नरोत्तम जहांगीर, अबरार अहमद। तो ब्लू पोट्री के जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम क्या है? अबरार अहमद, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अबरार
अहमद जो है, अबरार अहमद जो है वो जयपुर के मतलब कि ब्लू पोट्री के कलाकार हैं। और जयपुर में ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार का नाम क्या है? कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत जो हैं वो इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं ब्लू पोट्री के। अगला प्रश्न, तो 32वां प्रश्न क्या है? 32वां प्रश्न है, गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से संबंधित हैं? जो गौरी देवी है वो राजस्थान की किस गायन शैली से संबंधित हैं? मांड, मांगनियार, लंगा, तालबंदी। गौरी देवी जो है राजस्थान की किस गायन शैली से संबंधित है? मांड गायन शैली। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गौरी देवी को राजस्थान की कोकिला कहा जाता है। राजस्थान की कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की कोकिला कहा जाता है। किस क्षेत्र से संबंधित है? पाली क्षेत्र। पाली क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न क्या है? 33वें प्रश्न की बात करें, राजस्थान में ज्वारा कला केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? जो ज्वारा कला केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। तो ज्वारा कला केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ज्वारा कला केंद्र जयपुर में स्थित है। और उदयपुर में लोक सांस्कृतिक केंद्र है। लोक सांस्कृतिक केंद्र हैं। पश्चिमी लोक सांस्कृतिक केंद्र हैं। कौन सा? पश्चिमी लोक सांस्कृतिक केंद्र हैं उदयपुर में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न क्या है अपना? 34वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? तो जन्म से संबंधित संस्कार के बारे में प्रश्न पूछा गया है। कौन सा संस्कार जो है जन्म से संबंधित है? सामेला, बान, मौसर, चड़ूला। कौन सा संस्कार है? आंसर कमेंट कीजिए। सामेला। सामेला जो है बारात स्वागत की रस्म। बारात स्वागत की रस्म। कौन सी? बारात स्वागत की रस्म को क्या कहते हैं? सामेला कहते हैं। बान पढ़ना जो है वो एक प्रकार की विवाह से संबंधित रस्म है। विवाह से संबंधित रस्म है जिसमें मतलब कि वर वधू के कपड़े लिए जाते हैं। मौसर ये जो है वो मृत्यु से संबंधित है। मृत्यु से संबंधित। चड़ूला, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चड़ूला जो है वो मतलब कि संस्कार जन्म से संबंधित है। जन्म से संबंधित चड़ूला संस्कार है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न क्या है? 35वां प्रश्न है, तेगड़ आभूषण कहाँ पहना जाता है? तेगड़ आभूषण जो है, तेदड़ आभूषण जो है कहाँ पहना? सिर पर, पैरों पर, हाथों में, कानों में। तेदड़ जो है वो कहाँ का आभूषण है? पैरों का। पैरों का आभूषण है तेदड़। और पैरों का आभूषण है नेवरी, रमजोड़, आंवला। और कौन कौन से आभूषण है? एक तो हिरन मुगदी, हिरन मुगदी भी आभूषण पैर का ही है। अगला प्रश्न, 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न है, सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? सांसी जनजाति जो है उसके लोग किस जिले में पाए जाते हैं? करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। सांसी जनजाति के बारे में प्रश्न है, आंसर कमेंट कीजिए। तब तक बात करते हैं सांसी जनजाति की। तो सांसी जनजाति जो है इसके द्वारा मतलब कि इसकी दो उपजातियां हैं। दो उपजातियां, इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, बीजा और माला। आपको ये भी याद रखना है, बीजा और माला ये दो उपजातियां हैं। और ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? भरतपुर में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भरतपुर क्षेत्र में सांसी जनजाति पाई जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न क्या है? श्री कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से राज्यपाल हैं? प्रश्न पूछा गया है सीईटी 2023 में। ये याद है मेरे को, सीईटी 2023 में प्रश्न था, कलराज मिश्र जो है कौन से राज्यपाल हैं? 39वें, 40वें, 44वें, 45वें। कौन से राज्यपाल हैं श्री कलराज मिश्र? तो ये हमारे 44वें राज्यपाल थे। 44वें राज्यपाल थे श्री कलराज मिश्र। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न क्या है? तो 38वां प्रश्न है, मौलवी मुराद अली द्वारा राजपूताना गजट समाचार कहाँ से प्रकाशित किया गया? जो मौलवी मुराद अली थे उनके द्वारा जो राजपूताना गजट है वो समाचार पत्र हैं वो कहाँ से प्रकाशित किया जाता था? जयपुर, ब्यावर, उदयपुर, अजमेर। कहाँ से प्रकाशित किया जाता था? ब्यावर से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ब्यावर से प्रकाशित किया जाता था मौलवी मुराद अली द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न क्या है? जीवन कुटीर का संबंध किससे है? जीवन कुटीर जो रचना है उसका संबंध किससे है? जयनारायण व्यास से, हरिभाऊ उपाध्याय से, हीरालाल शास्त्री से, गोकुल भाई भट्ट से। तो जीवन कुटीर का संबंध किससे है? हीरालाल शास्त्री से। हीरालाल शास्त्री से संबंधित है जीवन कुटीर। बात करें जयनारायण व्यास की, तो जयनारायण व्यास जो है किससे संबंधित है? मारवाड़ प्रजामंडल से। मारवाड़ प्रजामंडल से।
इन्हें क्या कहता है, गांधी जी का पांचवा पुत्र भी कहा जाता है, गांधी जी का पांचवा पुत्र। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 40वां प्रश्न। 40वां प्रश्न क्या है, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? सागरमल गोपा जो थे उनका संबंध किस रियासत से था? बीकानेर रियासत, अजमेर रियासत, जैसलमेर रियासत, जोधपुर रियासत। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा का संबंध, आंसर कमेंट कीजिए। तब तक बात करते हैं इनका पुस्तक है जैसलमेर का गुंडा राज। जैसलमेर का गुंडा राज, ये इनकी पुस्तक है। और इनको जो सागर मोलकोपा है, इनको जैसलमेर में राजद्रोह के आरोप के कारण जेल भेजा गया था और इन्हें जिंदा जला दिया गया था। जिंदा जला दिया गया था। जिंदा जला दिया गया था। बात करते हैं तो जैसलमेर रियासत से संबंधित है सागर मलकोपा। अगला प्रश्न, 41वां प्रश्न। 41वां प्रश्न क्या है, तो बात करते हैं किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? कौन सी देशी रियासत थी जिसने सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? मेवाड़, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। किस रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? बीकानेर ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बीकानेर ने। आपके लिए प्रश्न है कि इसका यहाँ का शासक इस समय कौन था? आंसर कमेंट कीजिएगा, यहाँ का शासक कौन था। अगला प्रश्न, 42वां प्रश्न। 42वां प्रश्न क्या है, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? सिरोही जो था इसका राजस्थान में विलय कब हुआ था? 1949, 1949, 1956, 1950। तो सिरोही का राजस्थान में विलय कब किया गया था? 1950 में। 1950 में सिरोही का राजस्थान में विलय किया गया था। और 1956 में 1956 में सिरोही का राजस्थान में विलय किया गया था। और इस समय अजमेर मेरवाड़ा और भी मिलवाया गया था, इसमें अजमेर मेरवाड़ा भी मिलाया गया था। अगला प्रश्न, 43वां प्रश्न। 43वां प्रश्न क्या है, तमिसो कांड का संबंध किस रियासत से है? तमिसो कांड जो है इसका संबंध किस रियासत से है? करौली, धौलपुर, अलवर, सीकर। तो करौली जो तमिसो कांड है, तमिसो कांड का संबंध किस रियासत से था? धौलपुर रियासत से। और इस समय यहाँ का शासक कौन था? उदयभान सिंह। उदयभान सिंह। उदयभान सिंह जो था इस समय यहाँ का शासक था। और उदयभान सिंह जो था इसके कहने पर ही यहाँ पर गोलियाँ चलाई गई थी। गोलियाँ चलाई गई थी और इसमें छत्र सिंह और पंचम सिंह, छत्र सिंह और पंचम सिंह दोनों, मतलब कि पंचम सिंह दोनों मारे गए थे उदयपान सिंह द्वारा। कब किया गया था? 1936 में तमिसो कांड हुआ था। अगला प्रश्न, 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न क्या है, भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भगत आंदोलन का संबंध किससे था? राजस्थान सेवा संघ, भोगीलाल पांड्या, भोरेलाल बया, गुरु गोविंद गिरी। भगत आंदोलन का संबंध किससे था? गुरु गोविंद गिरी से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गुरु गोविंद गिरी से संबंधित थे। भगत आंदोलन जो है गुरु गोविंद गिरी का था। और गुरु गोविंद गिरी ने 33 सूत्री मांग पत्र रखा था। और बात करें भोगीलाल पांडे की, तो भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है, डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित। और भोगीलाल पांडे की बात करें तो वागड़ का गांधी कहते हैं, वागड़ का गांधी कहा जाता है। और भोगीलाल पांडे जो है डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, 45वां प्रश्न। पीड़ितों का पंछीड़ा गीत किसने लिखा? जय नारायण व्यास, नैनूराम शर्मा, विजय सिंह पथिक, शिवराज जोशी। पीड़ितों का पंछीड़ा गीत किसने लिखा? जय नारायण व्यास ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जय नारायण व्यास ने लिखा पीड़ितों का पंछीड़ा। अगला प्रश्न, 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न क्या है, उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? 1883, 1885, 1880, 1876। उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1883 में। 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई, किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती द्वारा, दयानंद सरस्वती द्वारा। और दयानंद सरस्वती जो थे वो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जो रचना है उसकी, मतलब कि रचना की थी। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। और कहाँ की थी? अजमेर में, अजमेर में। और दयानंद सरस्वती की बात करते थे, सर्वप्रथम कहाँ आए थे? करौली राज्य में, करौली में आए थे सर्वप्रथम, राजस्थान में। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न। 47वां प्रश्न क्या है, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट की बात करते हैं, सबसे पहले हम इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। बात करते हैं मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, और कौन सी थी?
मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और भरतपुर और कोटा, इनके मतलब कि पॉलिटिकल एजेंट की बात करते हैं। सबसे पहले ईडन, मैकमोहन, मॉरिसन या सोवर्स। तो भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन। मॉरिसन या इसे क्या कहते हैं? निक्सन। निक्सन जो था ये भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। ईडन जो था वो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। मैकमोहन जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। सोवर्स जो था मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। और कोटा की बात करें तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बर्टन। मेजर बर्टन जो था कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। अगला प्रश्न 48वां प्रश्न। 48वें प्रश्न की बात करते हैं, अजमेर की स्थापना कब हुई? अजमेर जिस मतलब की रियासत थी उसकी स्थापना कब हुई थी? 1111 में, 1122 में, 1113 में, 1144 में। अजमेर की स्थापना किसके द्वारा की गई? अजय राज द्वारा। अजय राज द्वारा कब की गई? आप आंसर कमेंट कीजिए। अजय राज द्वारा अजमेर की स्थापना की गई। अजय मेरू दुर्ग बनाया गया। अजय मेरू दुर्ग। इसे अभी वर्तमान में तारागढ़ दुर्ग कहते हैं, क्योंकि जो रानी तारा थी उसके पति जो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज था उसने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। इसी कारण इसका नाम तारागढ़ दुर्ग पड़ा। और अजय राज ने इसकी स्थापना कब की? 1113 में। अजमेर की स्थापना 1113 में अजय राज द्वारा की गई। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 49वां प्रश्न। 49वां प्रश्न क्या है? कछवाहा राजवंश का संस्थापक था। कछवाहा राजवंश का संस्थापक कौन था? जय सिंह, कोकिल देव, दुल्हे राय, बारमल। तो कछवाहा राजवंश का संस्थापक कौन था? दुल्हे राय। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दुल्हे राय जो था वो कछवाहा राजवंश का संस्थापक था। इसने राजधानी किसे बनाया था? दौसा को। दौसा को राजधानी बनाया था। और कोकिल देव जो था इसने आमेर को राजधानी बनाया था। आमेर को राजधानी बनाया था। बात करते हैं बारमल की। बारमल जो था उसने मतलब कि सबसे पहले मुगल अधीनता स्वीकार की थी। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक, राजस्थान का पहला शासक था। पहला राजपूत शासक कौन था? तो मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक बारमल था। और बात करें जय सिंह की, तो जय सिंह जो था उसने जयपुर की स्थापना की थी। जयपुर की स्थापना की थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 50वें प्रश्न की। 50वां प्रश्न क्या है? मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? राव मालदेव, अजीत सिंह, चंद्रसेन, जसवंत सिंह। तो मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? तो राव चंद्रसेन को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, प्रताप का अग्रगामी ये भी कहा जाता है। बात करते हैं इसमें, अगली बात करते हैं इसमें तो अजीत सिंह को कान का कच्चा राजा कहते हैं। कान का कच्चा राजा कहते हैं। और राव मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहते हैं। तो और मालदेव जो है पितरहंता भी कहलाता है। राठौड़ों का पितरहंता। ये इम्पोर्टेंट क्लास हो गई, मैराथन क्लास हो गई हमारी। इसमें हमने 25 प्रश्नों की बात की। 25 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना, कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। और इसी प्रकार आपकी तैयारी कंटिन्यू रखिए। और 30 जून को हमारा पेपर होने वाला है, उसमें राजस्थान जीके से संबंधित हम अच्छे से अच्छे और प्रश्न लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए। धन्यवाद।